युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 118। बजाज मेंशन में आज खुशी का माहौल था। ऐसा नहीं कि घर के मेंबर ही खुश हों, यहाँ तक कि बजाज मेंशन के हर एक सर्वेंट के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रहा था। दादी ने तो डॉक्टर निहारिका को सोने का नेक दिया, क्योंकि उनके मुंह से ही इतना अच्छा समाचार सुनने को मिला था। मीरा जी ने जो ब्रेकफास्ट सभी के लिए बनाई थी वह सब साइड में रख उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ मीठा बनाया था, ताकि सभी घर वालों का मुंह मीठा हो जाए। वहीं मोनिका अभी भी कमरे में से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि उसे ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वह बाहर आए। उसे एक एक शब्द खाए जा रहा था कि वह जिस तरह से वह युग की पर्सनैलिटी को अभी तक देखी थी कि युग किसी लड़की से बात तक नहीं करता था, पर वह अपने मन से शादी किया और उसे उस लड़की से प्यार हो गया, यहाँ तक कि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसे तो यह बात अभी तक हजम नहीं हो रहा था। आखिर कैसे युग ने किया होगा, कैसे उसे छुआ? आखिर युग तो बच्चा है नहीं, वह सब कुछ अपने दिल से किया होगा। कैसे वह किसी लड़की के साथ सो सकता है? मोनिका ये सब बोल बोल के कमरे में चिल्लाई जा रही थी। दिल तो उसका बहुत उदास था, पर दिमाग कहता था वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है और युग अपने कमरे में किसी को भी नहीं ला सकता। उसने उस लड़की से शादी करके लाया, उसे अपनी बीवी होने का दर्जा दिया है, अपने कमरे में अपने दिल से उसे रखा है। वहीं युग के कमरे में जब उसने सुना कि वह बाप बनने वाला है, तब से उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज उसे ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, पर उसने साफ इनकार कर दिया और थोड़ी देर मन्नत आराम की। उसके बाद ही युग उसे उठाकर खुद वॉशरूम में लेकर गया, उसे फ्रेश करने में हेल्प किया। उसके बाद वे दोनों नीचे आए, जहाँ पर मीरा जी ने पूरा टेबल ही खाने से सजा दी। उनके साथ काव्या ने भी उनकी मदद की। दादी ने तो डॉक्टर निहारिका को भी रुकाया और अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोली। डॉक्टर निहारिका ने मना नहीं की, क्योंकि बजाज फैमिली को देख सकती थी कि कितना खुशी का माहौल है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आज मीरा जी ने खुद अपने हाथों से सबका प्लेट लगाई, खास करके अपनी बहू के लिए, तो वह ये सब कर रही थी। उन सबके बीच में मोनिका नहीं थी, जो देख काव्या जल्दी से उठी और दौड़ते हुए मोनिका के कमरे में गई। उसे दरवाज़ा खटखटाई तो मोनिका समझ गई ज़रूर उसे किसी ने बुलाने आया होगा। वह जल्दी से वॉशरूम में गई और फेस वॉश की, ताकि किसी को समझ में ना आए कि वह रोई है। उसके बाद दरवाज़ा खोली तो काव्या खड़ी थी और उसे पूछने लगी कि तुम नीचे क्यों नहीं आई? जो सुनकर मोनिका बात पलटते हुए बोली, मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है और उसे देखकर मेरी भी तबीयत थोड़ा डाउन होने लगा, इसलिए मैं तुरंत कमरे में आ गई और ब्रेकफास्ट नहीं की तो और मेरा सिर घूम रहा था। जो सुनकर काव्या बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अब चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। काव्या मोनिका को लेकर जल्दी से नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर इतना महफिल जमा था कि बता ही नहीं सकते, और आवाज़ भी वैसे ही गूंज रहा था। हर कोई अपनी अपनी मजाक मस्ती करने में बिजी था। राहुल, काव्या, उनसे भी ज़्यादा आवाज़ दादी का आवाज़ था। लगभग 1 घंटे के बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद डॉक्टर निहारिका सभी से इजाज़त मांगी जाने के लिए, और उन्होंने जाने से पहले ही कहा कि कल मन्नत को हॉस्पिटल लेकर आए। सभी को बाय बोलकर वह मेंशन से चली गई। डॉक्टर निहारिका ने जो मेडिसिन्स लाने के लिए कहा था वह अब तक शेरा बाहर से लेकर आ गया। युग ने मेडिसिन्स मन्नत को खाने के लिए दिया और उसे कमरे में लेकर गया, आराम करने के लिए कह दिया। युग अपना लैपटॉप ले सोफे पे बैठा अपना काम करने लगा, क्योंकि वह ऑफिस तो नहीं जा सकता, पूरा दिन बैठा भी नहीं रह सकता। धीरे
धीरे धीरे आज पूरा दिन बीत गया। मन्नत ने मेडिसिन्स खाने की वजह से उसे अब बहुत अच्छा महसूस करने लगी। अब उसे उल्टी जैसा तो नहीं हो रहा था। शाम को भी मीरा जी ने उसके लिए अलग से हेल्दी खाना बनाई। सभी लोग एक साथ बैठकर रात को डिनर किए। पूरे मेंशन में सिर्फ और सिर्फ खुशी का ही माहौल बन चुका था। और शाम को अब रौनक मेंशन आया और उसे भी पता चला कि मन्नत प्रेग्नेंट है, तो वह और भी कॉमेडी करने लगा, जिससे लिविंग एरिया में सिर्फ हंसने की ही आवाज़ आ रही थी। और वह सभी से जिद करने लगा कि जब तक युग का बेबी आएगा तब तक उसके लिए भी कोई लड़की ढूंढकर शादी के लिए बात करे। हर कोई उसके बातें सुनकर हंसे जा रहा था। बहुत देर तक सभी लोग नीचे मजाक मस्ती करते रहे। फाइनली 10 बजते ही सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि आज सभी लोगों ने थोड़ा जल्दी ही खाना खा लिया था, क्योंकि आज सब लोग घर पर ही थे। युग और मन्नत जब कमरे में आए तो युग दरवाज़ा बंद किया और मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत भी उसके गले लग गई। युग मन्नत को उठाकर बेड पर लाया और खुद भी बगल में लेट गया। मन्नत को पेट के बल सोने की बहुत आदत है, ये बात युग भी बहुत अच्छे से जानता था। अभी तो मन्नत सीधा नहीं सोई थी, पर युग जानता था कि नींद में वह पलटी हो जाएगी, जिसके चलते उसने अभी ही मन्नत को वार्निंग देते कहा, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ सीधा सोओगी। अगर तुम्हें सीधा सोने में प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता देना। ये सुन मन्नत करवट बदल युग के चेहरे पर अपना हाथ फेरते बोली, युग में सीधा सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आता, अब उल्टा सोती हूँ तो बहुत अच्छी नींद आती है। उसकी तकलीफ सुनकर युग मुस्कुराया और बोला, पर आज से तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सीधा ही सोना है। क्या तुम चाहती हो हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होए? जो सुन मन्नत ने तुरंत नाम में सिर हिला दी, तो युग उसका सिर उठाकर अपने डोले शोले हाथ पर रखा और उसके माथे पर किस करते बोला, अब सो जाओ। अगर तुम उल्टा सोई तो मैं अगली बार से तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा। ये सुनते ही मन्नत उसके चेस्ट पर जोर जोर से मारने लगी कि युग ने उसके हाथ पैर बांधने के लिए कह रहा है। यूं ही थोड़ी देर और वे दोनों मस्ती करते रहे। उसके बाद मन्नत सो गई। उसके सोते ही युग उठा और अपना लैपटॉप ले काम करने लगा, क्योंकि जो वह काम मॉडल बना रहा है उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और वह यह न्यू कार बहुत जल्द लॉन्च करने वाला था। पर काम अपनी जगह, पर जो आज उसे खुशी मिला है वह उसके लिए काम का होल्ड पर रख दिया। पर जो उसने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वह अपनी फैमिली के लिए ही तो किया है। उसे अच्छे से पता है कि अपनी फैमिली और बिजनेस किस तरह से लेकर चलना है। अब वह खुद डैड बनने जा रहा है। काम करते वक्त बीच बीच में युग की नज़र मन्नत पर जा रहा था, जो कि एकदम सीधा ही सोई थी। युग काम करता रहा, उसके बाद वह लैपटॉप बंद कर दिया और मन्नत के बाजू में जाकर लेट गया। युग मन्नत के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और अपना हाथ उसके पेट पर रख प्यार से खुद से कहा, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा होगा, जल्दी से हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे डैडी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इतना बोल युग मुस्कुराया और मन्नत को वापस ब्लैंकेट से उड़ा दिया और उसके बाद माथे पर किस किया और उसे वापस अपनी बाहों में ले सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। युग ने आज जल्दी ही मन्नत को उठाया था, क्योंकि उसे आज हॉस्पिटल लेकर जाना था उसकी अल्ट्रासाउंड के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मन्नत दोनों कार में बैठ गए।
ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट किया। उसके बाजू वाली सीट पर शेरा बैठा था। थोड़ी ही देर में वे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। फोर्टिस हॉस्पिटल, मुंबई। फोर्टिस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर निहारिका जॉब करती थी और वह बजाज फैमिली की पर्सनल डॉक्टर थी। बजाज फैमिली के हर एक मेंबर का वही ट्रीटमेंट करती थी, दादी से लेकर सभी लोगों का। युग और मन्नत दोनों कार में से बाहर निकले और मन्नत हॉस्पिटल देखकर ही दंग हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी, अब उसे प्रेगनेंसी के वजह से हमेशा उसे हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। डर और बेचैनी दोनों उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था। उसको डरता देख युग ने उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाने लगा। अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर निहारिका ने कब का ही दे रखी थी। 5th फ्लोर डॉक्टर निहारिका के केबिन में युग मन्नत को लेकर गया। डॉक्टर निहारिका के सामने जाकर दोनों बैठ गए। 5 मिनट बैठने के बाद डॉक्टर निहारिका ने सब कुछ समझाया बताया। उसके बाद उन्होंने सोनोग्राफी रूम में लेकर जाने कहा। युग ने तुरंत कहा कि वह भी अंदर जाएगा। डॉक्टर निहारिका ने मना नहीं किया। वह तुरंत दोनों को अपने साथ सेकेंड रूम में लेकर चली गई, जहां पर बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड के मशीन लगे थे। अंदर रूम में आते ही डॉक्टर निहारिका ने मन्नत को बेड पर सोने के लिए बोली। उसके सोते ही उन्होंने उसकी ड्रेस ऊपर किया और मन्नत को उसका पैंट नीचे करने के लिए उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू कर दिया। अल्ट्रासाउंड करते हुए डॉक्टर निहारिका युग को हर एक बारीकी पॉइंट को समझाते जा रही थी। युग भी डॉक्टर निहारिका से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, जिसका जवाब वह देती जा रही थी। बड़े से स्क्रीन पर युग देख पा रहा था। डॉक्टर निहारिका स्क्रीन पर अपने पेन से उस डॉट को दिखाते हुए बोली, मिस्टर बजाज, ये रहा आपका बेबी, जो एकदम गेहूं के बराबर दिखाई दे रहा था। जो स्क्रीन पर देख युग के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गया। थोड़ी देर तक यह प्रोसीजर और भी चलता रहा। डॉक्टर निहारिका ने युग को बहुत कुछ समझाया बताया। उसके बाद उन्होंने दोनों को वापस अपने साथ कैबिन में लेकर आई। आज से डॉक्टर निहारिका ने मन्नत का ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। उन्होंने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे खाने पीने, उसके उठने बैठने से लेकर एक्सरसाइज, सभी चीज़ों का विस्तार में बताया। मन्नत तो सिर्फ हाँ में सिर हिलाते जा रही थी, पर युग इन सभी रूल्स को उससे फॉलो करवा कर ही रहेगा, क्योंकि वह अपने बच्चे को लेकर कोई गलती नहीं होने दे सकता। इन सब में उनके दोपहर के 12 बज गए। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और कार में आकर बैठ गए। युग पहले मन्नत को मेंशन ड्रॉप किया, उसके बाद ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मन्नत मेंशन के अंदर जैसे पैर रखी और मोनिका, जो इस वक्त सोफे पर बैठी थी, उसने उसे जाते हुए देखी तो उसके शरीर में आग लग गया। वह खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर कर देख रही थी और वह अपने मन में मन्नत को गाली देते हुए बोली, तूने मुझसे मेरे युग को छीना है ना, तू भी कभी खुश नहीं रहेगी। मोनिका के सामने वाले सोफे पर मीरा जी बैठी थी और मन्नत उनके सामने जाकर खड़ी हुई। उसे देख मीरा जी तुरंत उसे बैठने के लिए बोली और उस सब कुछ पूछने लगी। मन्नत ने सब कुछ उन्हें बता दी, यहाँ तक कि मीरा जी ने अपने आने वाले पोते के बारे में भी पूछा, जो कि मन्नत ने सब कुछ बताया। जो सुन मीरा जी मुस्कुराने लगी। उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि अब कुछ खा ले। उसके लिए मीरा जी खुद किचन में गई और जो उन्होंने उसके लिए बनाकर रखी थी वह लेकर आई और उसे बड़े प्यार से खिलाई। उन दोनों सास बहू का प्यार देख मोनिका अंदर से जल भून रही थी। उधर मेहता बंगलो, शाम का वक्त। ऐसे ही वक्त बीत गया और शाम को डाइनिंग टेबल पर सभी लोग इकट्ठा थे।
आज अभय भी यहीं रुकने वाला था क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वह संडे के दिन नारायण जी और नैना के साथ बाहर लंच पर जाएगा, जिसकी वजह से आज रात वह यहीं रुक रहा था ताकि कल सुबह होने के बाद वह जल्दी से रेडी हो जाएगा और दोपहर में लंच के लिए दोनों साथ में जाएंगे। इस वक्त डिनर करने के साथ साथ अभय नैना से पूछा कि वह कल कितने बजे लंच के लिए बाहर जाएंगे। जो सुन नैना बोली, जाने के लिए तो हमें पूरा दिन पड़ा है, पर हम उसी वक्त जाएंगे जो पापा जी का जो दवाई का टाइम है। हम लोग उसी टाइम पर जाएंगे ताकि वह लंच करने के बाद तुरंत दवाई खा सके। ये सुनते ही अभय तो मुस्कुरा दिया। वहीं रेहान चुपचाप खाना खा रहा था और अभय रेहान की तरफ देख बोला, तो हम कल चारों चलेंगे ना साथ में। अभय इतना बोल सभी के तरफ देखने लगा। वहीं रेहान तुरंत अपनी चोर नज़रों से नैना को देख रहा था। वह देखना चाहता था कि नैना क्या कहती है, पर नैना कुछ बोली नहीं। यहाँ तक कि रेहान जी भी कुछ नहीं बोले, जिससे रेहान को बहुत बुरा लगा। रेहान यही चाहता था कि नैना खुद सामने से उसे आने के लिए कहे, पर नैना तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके डैड तो ज़रूर कहेंगे आने के लिए, पर वह नैना के मुंह से सुनना चाहता था। कल दोपहर में वे लोग लंच के लिए जाएंगे। कल दोपहर तक उसके पास टाइम है। अगर नैना ने एक बार भी उसे आने के लिए इनवाइट किया तो ठीक, वरना रेहान सच में उससे नाराज़ हो जाएगा। उसे बहुत बुरा लगेगा। बजाज मेंशन, रात का वक्त। डिनर करने के बाद युग और मन्नत अपने कमरे में आए तो मन्नत मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और वह अपने पेट पर हाथ रख खुद को देख रही थी। उसकी इस तरह देखता देख युग मुस्कुराते हुए उसके पास आया। युग उसे पीछे से हक करते हुए बोला, बहुत वक्त है हमारी बेबी को आने के लिए। ये सुन मन्नत बोली, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में आते ही मेरी तबीयत ख़राब कर दिया और धीरे धीरे और भी मेरी तबीयत ख़राब कर देगा, देखना। मन्नत की बातें सुन युग मुस्कुरा रहा था क्योंकि दोनों को पता था जब तक उनका बच्चा इस दुनिया में आ नहीं जाता तब तक मन्नत को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेडिसिन्स खाना पड़ेगा और उसकी बॉडी पेन भी करेगा। संडे, अगली सुबह मेहता बंगलो। नैना आज सुबह जल्दी उठी और सभी के लिए नाश्ता बनाई क्योंकि अभय रात को यहीं रुका था, क्योंकि उसे भी इन लोगों के साथ आज बाहर खाने को जाना था। 9 बजे तक तो सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद नैना नारायण जी के कमरे में गई और उसने जो लास्ट टाइम उनके लिए कुर्ता पैजामा खरीद कर लाई थी, आज उसने वही पहनाने के लिए बोली। उसने सर्वेंट को कह दिया कि उन्हें तैयार करने के वक्त यही कुर्ता पैजामा पहना के लाए। इतना बोलकर नैना नारायण जी के कमरे से निकली और सीधे अपने कमरे में आ गई। आते ही कवर्ट खोलकर वह खुद के लिए साड़ी सिलेक्ट करने लगी कि वह आज कौन सी साड़ी पहने। वहीं थोड़ी देर बाद रेहान भी कमरे में आया और वह नैना के तैयारी को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। उसे भी गुस्सा आ रहा था कि नैना एक बार भी यह नहीं कह रही कि वह भी चले। रेहान को पता था कि नैना खुद के मुंह से तो उसे आने के लिए नहीं कहेगी, इसलिए वह कुछ सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार उसे आइडिया आ ही गया। रेहान नैना के पास आकर बोला, सुनो, तुम डैड को बार बार बाहर मत लेकर जाया करो, तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगी। मैं उनके हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। यह सुनते ही नैना बोली, हाँ मुझे पता है मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए तो कदम जी और ड्राइवर भी हैं और आज तो अभय जी भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं।
आएगा और पापा जी भी अकेले घर में रह रह कर बोर हो जाते हैं। थोड़ा बाहर जाएंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। अपने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम उन्हें लेकर गई थी, तब से उनके चेहरे पर अलग ही चमक है। और ऐसे ही हफ्ते में एक आधा बार बाहर जाएंगे तो उन्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। नैना जो कह रही थी रेहान बहुत अच्छे से समझ रहा था। यहाँ तक कि उसने भी उस दिन देखा था कि उसके डैड की तबीयत में सच में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया हुआ है। ज़्यादातर दिन भर हंसते मुस्कुराते रहते हैं। पर रेहान का रीज़न तो कुछ और था, क्योंकि वह भी उन लोगों के साथ अब आना चाहता था और नैना उसे इनवाइट नहीं कर रही थी। और रेहान खुद सामने से आने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ रहा था। नैना बड़ी शांति से बोल रही थी, क्योंकि रेहान क्या ही कुछ कहे पर उसे भी उन लोगों के लिए साथ आना था, जिसके कारण वह थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे डैड पैरालिसिस हैं, उनका आधा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। रेहान का बार बार मना करता देख आखिरकार नैना सीरियस होते हुए बोली, रेहान सर, अगर आपको हम लोगों के ऊपर भरोसा है तो। भरोसा सब सुनते ही रेहान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह नैना के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा था। वह नैना तो जानता था कि नैना उसके डैड के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगी। इनफैक्ट वह तो उससे भी ज़्यादा उनसे अटैच हो गई है और उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करती है। रेहान बोला, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। रेहान बोल ही रहा था कि नैना बीच में टोकते हुए बोली, फिर आप क्यों रोक रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। वैसे तो आज आपकी ऑफिस की छुट्टी है, क्या आपको नहीं लगता आप भी उनके साथ रहे तो पापा जी को कितना अच्छा लगेगा? क्या आप नहीं चाहते कभी उनके लिए छुट्टी निकाल कर उन्हें कहीं बाहर लेकर जाएं? आपका कभी ऐसा दिल नहीं करता उनके साथ टाइम बिताए? नैना की बातें सुन रेहान तो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने इतना नहीं सोचा था कि नैना इस तरह बोलेगी। पर उसकी बातें सुन रेहान सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि नैना कुछ गलत नहीं बोल रही थी। रेहान के पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, पर उसके दिमाग में यह बात कभी नहीं आया कि वह भी छुट्टी निकाल कर अपने डैड के साथ टाइम बिताए। वह कब टाइम निकालता था? जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना हो या कोई काम हो, बाकी उसने हर एक काम के लिए नौकर रखा था। नैना ने जो कुछ कहा उसने कोई गलत बात नहीं कही, और आज रेहान को भी उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह सही कह रही थी। और उसकी बातें सुन रेहान खुद सोचने पर मजबूर हो गया। सच में उसके पास किसी चीज़ की कमी है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वक्त की कमी है, जो वह कभी अपने डैड के लिए नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि खुद के लिए भी वह नहीं निकालता। नैना आज इन्हीं सब चीज़ों को नैना उसे रियलाइज़ करवा रही थी। रेहान को इतनी गहरी सोच में देख नैना बोली, रेहान सर, आप भी चलिए हमारे साथ। सच में पापा जी को बहुत अच्छा लगेगा। आप उस दिन आए थे तो देखा उन्हें कितना अच्छा लगा। वह बाहर नहीं जा सकते, उनके हाथ पैर काम नहीं कर सकता, इसका मतलब हम लोग भी उन्हें बाहर नहीं ले जाएंगे। हम उनकी मदद करना चाहते। पापा जी जितना खुश रहेंगे उतना ही उन्हें मेडिसिन कम खाना, और जो आपके अंदर एक डर रहता है ना, अब वो डर भी नहीं रहेगा। उन्हें खुश रहने दीजिए। रेहान कुछ भी बोल नहीं रहा था। नैना इतना बोलकर जाने लगी, तब तक रेहान बोल पड़ा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, रेडी हो जाओ तुम। रेहान की आवाज़ सुन नैना वैसे ही खड़ी रही। वह पीछे पलट कर नहीं देखी, क्योंकि वह मुस्कुरा जो रही थी। शाम का वक्त, शाम 6 बजे। नैना आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी। रेड कलर की लिपस्टिक सच में एकदम से स्टनिंग लुक दे रही थी। नारायण जी को सर्वेंट ने कब का रेडी कर दिया था और अभय भी तैयार हो गया। थोड़ी देर के बाद रेहान भी रेडी होकर नीचे आया। सभी लोग रेडी
हो गए। बाहर 2 कार रेडी कर दिए गए थे। एक कार में नारायण जी और अभय बैठे तो दूसरे कार में नैना और रेहान बैठे। उनके बैठने में ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग निकल पड़े। पहले वे लोग बहुत बड़े पार्क में गए जहाँ पर लोग पूरी फैमिली के साथ आते थे और धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया था। पूरी जगमगाती हुई लाइट की रोशनी बहुत ही सुनहरा दिख रहा था। करीब 1 घंटा उनका इसी में टाइम चला गया। उसके बाद मॉल गए क्योंकि नैना कुछ खरीदना चाहती थी। उसने नारायण जी के लिए एक वॉच खरीदी क्योंकि उनकी कलाई हमेशा सोना सोना तो दिखाई देता था। और रेहान ने जब अपने डैड के हाथ में वॉच पहनाया तो सच में वो बहुत अच्छे दिखने लगे और कुर्ता पैजामा तो में और भी अच्छे दिख रहे थे। सच में रेहान ने जब अपने डैड को इस लुक में देखा तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि घर पर वह हमेशा 1-2 कपड़े में ही रहते हैं, सिर्फ टी-शर्ट पहन लेते थे। रेहान उनके लिए काफ़ी कुछ खरीदी। उसके बाद नारायण जी ने अपनी बहू के लिए कुछ लेने के लिए कहा। उन्होंने रेहान से कहा कि नैना के लिए कुछ पसंद करे। नारायण जी ने बहुत जिद किया कि नैना अपने लिए साड़ी ले, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। उस मॉल में साड़ी के कलेक्शन में सभी लोग चले गए और नैना बहुत सारी साड़ियाँ खुद के लिए लगा कर देख रही थी। यहाँ तक कि नारायण जी को भी दिखा रही थी, पापा जी ये कैसा दिख रहा है। पर नारायण जी कुछ बोले नहीं। वह तो चाहते थे कि उनका बेटा उसके लिए पसंद करे। नारायण जी अभय के तरफ देख जानबूझकर अपनी आंखों से इशारा किया तो वह उनका इशारा समझकर अभय उन्हें लेकर दूसरे कुछ देखने लगा। अब नैना के पास कोई नहीं जो वह साड़ी देखे। अब उसके बगल में रेहान ही खड़ा था, पर नैना अपने होठों को आपस में दबाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं कभी और ले लूँगी। इतना बोल वह इधर उधर देखने लगी। रेहान बोला, अब इतना दूर से आई हो तो ले ही लो। रेहान के कहने के बाद नैना वापस साड़ियों को देखने लगी, पर वह पसंद नहीं कर पा रही थी कौन सी साड़ी ले, क्योंकि साड़ियाँ तो एक से एक थी। पर नैना अभी भी साड़ी पर हाथ नहीं रखी। जो देख रेहान एक येलो कलर की साड़ी के तरफ देख बोला, ये अच्छी दिख रही है, इसे ले लो। नैना ध्यान से उस साड़ी को देखी तो सच में अच्छी दिख रही थी। नैना ने उस साड़ी को उठाकर हाथ में ले ली। उसने एक ही साड़ी खुद के लिए ली क्योंकि साड़ियों का प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसलिए नैना ने खुद के लिए एक ही साड़ी ली। नैना को एक ही साड़ी लेता देख रेहान ने उसे और भी लेने के लिए कहा, जो कि नैना नहीं ले रही थी, जिसके चलते रेहान ने और 3 और साड़ियाँ उसके लिए सेलेक्ट किया। नैना को भी कहीं न कहीं अच्छा लग रहा था कि रेहान उसके लिए साड़ियाँ सेलेक्ट कर रहा है और वह खुशी खुशी से उन साड़ियों को लेने लगी बिना किसी शोरगुल के। थोड़ी देर के बाद सभी लोग मॉल से बाहर निकले, वापस कार में जाकर बैठ गए और नैना के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचे। क्योंकि यह कोई बहुत बड़ा होटल नहीं था, यह नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ही जाते थे। रेहान भी कभी ऐसे होटल में नहीं आता था जहाँ पर थाली खाना पड़े। यह बहुत ही सस्ती जगह थी पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा था और नैना बहुत चालाक थी। कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें उसे चाहिए था। रेहान अभय यह दोनों हमेशा से क्लब पार्टी बड़े बड़े होटल में ही आते जाते थे, पर आज वह ऐसे छोटे से होटल में आए थे जहाँ पर रेट कम और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड खाना था। रेहान तो वहाँ के लोगों को देख रहा था, साफ सफाई और गौर से देख रहा था। सब कुछ ठीक ही था, उसने कुछ बोला नहीं। वह भी खाने के लिए बैठ गया। नैना और नारायण जी मिलकर ही खाना ऑर्डर किया क्योंकि अभय कुछ बोल नहीं रहा और ना ही रेहान कुछ बोला। ससुर और बहू दोनों ने मिलकर खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर बाद उनका खाना टेबल पर आ गया। थाली में खाने का बहुत कुछ था जो बता नहीं सकते। अचार पापड़ से लेकर हर एक चीज़ पूरी थाली भर गई थी। चारों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खाना बहुत ही टेस्टीदार था। चारों ने पेट भर के खाना खाया। घंटे भर के बाद जब बिल आया तो टोटल बिल अमाउंट
3,500 था। आखिर बिल तो रेहान ही पे करेगा। आखिरकार उसकी फैमिली जो थी वह थोड़ी ना नैना को पे करने देगा। और जैसे उसने बिल देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसको इस तरह देखता देख अभय भी झांक कर देखा तो बिल का अमाउंट देख वह हंसने लगा। दोनों सोच में पड़ गए, क्या सच में उन्होंने इतना कुछ खाया और बिल 3,500 रुपये आया? कहीं गलती से तो नहीं प्रिंट हो गया? रेहान ने तुरंत वेटर को बुलाया और उससे पूछा, ये करेक्ट अमाउंट है? जो सुन वेटर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वेटर को लगा कि बिल ज़्यादा आया है इसलिए पूछ रहे हैं, तो वह बोला, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैनेजर को कह दीजिए। डिस्काउंट का नाम सुन रेहान बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह तुरंत उठा और कैश काउंटर पर जाके अमाउंट पे कर दिया। अब रात के 10 बज गए थे। घूमना, शॉपिंग करना, डिनर करने के अब रात के 10 बज गए। अब नारायण जी को आराम भी करना था, जिसके चलते सभी लोग कार में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। लगभग आधे घंटे में वे लोग मेहता बंगलो पहुंच गए। हमेशा से नारायण जी इस वक्त सो जाते थे, पर आज उन्हें लेट हो गया। पर कोई बात नहीं, उन्हें खुशी तो आज बहुत मिला, क्योंकि आज उनका पूरा परिवार 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बाहर घूमे फिरे, मौज मस्ती किए। यह उनके लिए काफ़ी सुनहरा पल था। जैसे लग रहा था अब वह जिंदगी जीना चालू कर रहे हैं। जो उनके चेहरे पर मुस्कान थी वह तो हटने का नाम ही नहीं ले रही, और ये हर किसी ने नोटिस कर लिया। सबसे ज़्यादा रेहान ने, जो उसके डैड हमेशा मायूस घर में रहते थे। सिर्फ उनकी दुनिया इन 4 दीवारों में कैद होकर रह गई थी। पर नैना के आने से सच में उनके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आया था। दूसरी तरफ बजाज मेंशन सभी का डिनर हो गया था। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। युग और मन्नत भी अपने कमरे में आ गए थे। दोनों इस वक्त बेड पर लेटे हुए थे। मन्नत का सिर युग के चेस्ट पर था और युग अपने एक हाथ से उसके बालों में फेर रहा था। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहे, यहाँ तक कि प्यार भरी बातें कर रहे थे। युग का दिल कर रहा था मन्नत के साथ इंटीमेट होने का, पर प्रेगनेंसी के वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि यह बहुत बड़ी उनके लिए खुशी की बात थी और वह नहीं चाहेगा कि उसके किसी गलती की वजह से उसकी बेबी को नुकसान होए। युग के मन में ख्याल तो बहुत बार आ रहा था, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते तो उसका जर्मनी में ही बीत गया और आने के बाद उसे यह खुशखबरी मिल गया कि मन्नत प्रेग्नेंट है। इन दिनों काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया और जब तक उनका बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक युग उसे हाथ नहीं लगा सकता। वैसे युग का दिल तो बहुत कुछ कर रहा था, पर उसने मन ही मन डिसीजन ले लिया कि उसका दिल जो चाह रहा है पर वह ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा और ना ही अपने मन में ऐसे ख्याल लाएगा। युग मन्नत के सिर में अपनी उंगलियों से प्यार से सहला रहा था, जिससे उसे गहरी नींद आ गया। जब मन्नत गर्म सांसें उसके चेस्ट पर छोड़ने लगी तो युग समझ गया अब मन्नत सो गई है। तो उसने उसे प्यार से साइड में सुलाया और उसे गौर से देखने लगा और अपनी उंगली से मन्नत के होठ पर फेरने लगा। कभी होठ पर तो कभी नाक पर तो कभी गाल पर, ऐसे ही उंगलियां फेरते जा रहा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट भी था, जैसे कि वह अपने बच्चे को इमेजिन कर रहा हो कि वह किसके जैसा दिखेगा, मेरे जैसा या मन्नत जैसा। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है।